बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ पैराडाइज कॉलेज एंड वेलकम इन क्लास ऑफ बायो फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, उसकी हम लोग ऑर्गेनेलिज को डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम उन्हीं ऑर्गेनेलिज में से एक ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो कौन सी ऑर्गेनेली है जो आज हम लोग डिस्कस करते हैं? दैट इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ आवर सेल। हमारे सेल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है। स्टूडेंट, इसके ऊपर बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं और बहुत दफ़ा इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। कहते हैं ये एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। ये प्रोमिनेंट मतलब बहुत ज़्यादा वाजिया नज़र आती है ये सेल के अंदर। थोड़ा सा इसका साइज जो होता है वो लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनेलीज, तो इसलिए ये हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती है। तो कहते हैं ये न्यूक्लियस जो सा है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और ये स्लाइटली डार्कर कलर का होता है। तो इसलिए इसकी डिस्कवरी जब की गई, इसके बारे में बताया गया, ठीक है, तो उस टाइम किसी भी साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी के बारे में कोई भी डाउट शो नहीं करवाए। ये डिस्कवरी पे एग्री हो गए थे। इसमें इसकी डिस्कवरी के बारे में हमारे पास कोई भी डाउट नहीं है। इट इज़ अनडाउटेडली। इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करें, जब ये डिस्कवर हुई थी अनडाउटेडली है। ठीक है, अनडाउटेडली मतलब इसमें कोई भी डाउट नहीं था। न्यू चीज़ डिस्कवर होती है तो कुछ साइंटिस्ट उस पर मुतफिक होते हैं कि वाकई ये चीज़ है, और कुछ साइंटिस्ट उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के साथ ऐसा कुछ नहीं था। सभी इसकी डिस्कवरी पे, इसके जब डिस्कवर किया गया था उस पे ये सभी के सभी मुतफिक थे। क्यों? क्योंकि पहली बात कि ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। ये ऑर्गेनेली न्यूक्लियस जो सा था बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था और ये डार्कर कलर का होता है। जब एक चीज़ जो सी है बाकियों की निस्बत ज़्यादा वाज़िया नज़र आ रही है तो उसको डिस्कवर करना या उसको देखना किसी के लिए भी इतना मुश्किल नहीं होता। तो कहते हैं इसकी डिस्कवरी जो सी थी अनडाउटेडली थी, उसमें कोई भी शक वगैरह नहीं था। तो इसको डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन आप लोगों ने स्टूडेंट्स पहले भी पढ़ा था हिस्ट्री के अंदर। जब हम लोग सेल की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको तब बताया था कि जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने सबसे पहले हमें बताया था कि सेल एम्प्टी नहीं होता, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कब बताया था? 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने हमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में बताया था। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं ये तो इसकी डिस्कवरी के बारे में था। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो सा है, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। जैसे हम लोग अपनी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहे हैं, कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? हमारा ब्रेन। तो जिस तरह बॉडी के अंदर ब्रेन को इम्पोर्टेंस है, तो इसी तरह न्यूक्लियस को सेल के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। न्यूक्लियस क्या करता है? सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट कौन सी है? इसकी शेप की बात कर लें। इनकी शेप कैसी होती है? इनकी शेप जो सी वेरी करती है, डिफरेंट होती है। कुछ सेल के अंदर ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, मतलब स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, स्फेरिकल गोल सी इस तरह होते हैं। और कुछ के अंदर ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं। इर्रेगुलर मतलब इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, टेढ़े मेढ़े से होते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं। ठीक है, इर्रेगुलर शेप के होते हैं ये। नेक्स्ट देखें, इनकी अकरेंस की बात कर लें कि ये कहाँ पाए जाते हैं। अकरेंस की बात करें तो मोस्टली अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें या एनिमल सेल की,
तो इनकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है सेल के अंदर, ये इनकी अकरेंस डिफरेंट होती है। डिफरेंट सेल में ये डिफरेंट पोजीशन पे पाए जाते हैं। जैसे हम लोग एनिमल सेल की बात करें, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, सेंटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल और ये सेंटर में यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में ये सेंटर में पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल है तो चूंकि प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है, तो इस वैक्यूल ने न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर दिया जाता है, वो उसको न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर देता है। तो कहते हैं प्लांट सेल के अंदर इनकी पोजीशन और है, एनिमल सेल के अंदर इनकी पोजीशन और है। बेसिकली न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स सेंटर, ठीक है। ये सेल का जो सेंट्रल ऑर्गेनेली है वो होती है। तो इसकी अक्रेंस के बारे में हमने बात की है कि कुछ सेल के अंदर ये साइड पे प्रेजेंट होता है और कुछ के अंदर ये सेंट्रल पोजीशन में पाया जाता है। अब सेल को हम लोग डिफरेंट नेम्स देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल। सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं उसकी बेस पे फिर हम लोग सेल को नेम देते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग मोनोन्यूक्लिएट का नाम देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बाइन्यूक्लिएट का नाम देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको मल्टीन्यूक्लिएट कहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ए न्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मोनोन्यूक्लिएट सेल कौन से होते हैं? मोनो मीन सिंगल, एक, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस, ऐसे सेल जिनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको हम लोग मोनोन्यूक्लिएट सेल का नाम देते हैं। कौन से सेल है? लाइक एग्जाम्पल देखें तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, इनके अंदर एक एक न्यूक्लियस पाया जाता है। प्लांट सेल में भी एक न्यूक्लियस होता है और एनिमल सेल में भी एक न्यूक्लियस होता है। सो दे आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स। Then what is a binucleate? Bi mean two. ऐसे सेल्स जिनके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं उनको हम लोग बाइन्यूक्लिएट का नाम देते हैं। एग्जाम्पल कौन से सेल हैं किनके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं? एग्जाम्पल में देखें तो पैरामीशियम, पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। एक न्यूक्लियस जोन से सेल के बाकी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, दूसरा न्यूक्लियस जोन से है वो डिवीजन में मदद देता है, रिप्रोडक्शन में मदद देता है। मल्टी न्यूक्लिएट की बात कर ले, मल्टी मीन्स मैनी, ऐसे सेल जिनके अंदर दो से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट। ऐसे सेल जिनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का नाम देते हैं। कौन से हैं वो सेल जिनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं? अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो हमारे जो मसल सेल्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा मसल सेल्स, उनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा फंजाई, कुछ फंजाई के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी दो से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कैंसरियस सेल, कैंसरियस सेल जो से हैं उनके अंदर भी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। आपको पता है कैंसरियस सेल्स जो से हैं, कैंसर जो काज करते हैं, इनमें क्या होता है, उन सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा रैपिड डिवीजन होती है, तेज़ी के साथ उनके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं। सेल डिवाइड करने से पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो उस टाइम एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस दो में, फर्दर इतने इतने न्यूक्लियस में वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज अ ए न्यूक्लिएटेड सेल? ए मीन एब्सेंट, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस, ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उन सेल्स को हम लोग ए न्यूक्लिएटेड सेल का नाम देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है आपकी बुक में, ह्यूमंस की बॉडी की बात करें, कौन से सेल ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता? तो दैट इज द रेड ब्लड सेल्स,
रेड ब्लड सेल हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर एन्यूक्लिएटेड। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट पे इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जब ये इमेच्योर स्टेजेस पे होते हैं, जब ये बन रहे होते हैं, तब इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दे हैव न्यूक्लियस। लेकिन जो जो ये मेच्योर होते जाते हैं, इनके अंदर से न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है। सो हम लोग कहते हैं इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। कब एब्सेंट होते हैं? जब रेड ब्लड सेल मेच्योर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों सेल को बाहर निकाल दिया जाता है? क्यों न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया जाता है? तो कहा जाता है कि रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। किसके लिए होते हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद देते हैं। ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। तो इनके अंदर कौन सा मटेरियल है ऐसा, ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड होती है? चूंकि रेड ब्लड सेल के अंदर आपने पढ़ा हुआ है हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है जिसके साथ जाके ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखती है वो, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर होगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन को वो ट्रांसपोर्ट करेगी, ऑक्सीजन उसके साथ ज़्यादा बाइंड होगी और ज़्यादा वो ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। तो बात क्या है यहाँ पे हम लोग करने लगे, रेड ब्लड सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन होनी चाहिए। तो जो जो सेल मैच्योर होता जाता है तो रेड ब्लड सेल के अंदर से ऑर्गेनेलीज को ख़त्म कर दिया जाता है। क्यों? ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो। उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगी तो वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म करेगा ना, जो क्या है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो जब हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन को वो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसलिए हीमोग्लोबिन को ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करने के लिए रेड ब्लड सेल क्या करता है, अपनी वॉकी ऑर्गेनेल्स को डीनेचर करना शुरू कर देता है, ख़त्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसलिए जब ये मेच्योर स्टेजेस पे आते हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। उस टाइम देखें तो उनके अंदर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो अगर हमने कहा है कि ये कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को, न्यूक्लियस जो सा है, तो अगर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो फिर क्या इनका लाइफ स्पैन जो सा है, जिंदा रहने का दौरानिया, वो ज़्यादा होगा या कम? बेसिकली कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए चूंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो ये जो सेल हैं रेड ब्लड सेल, ये बहुत कम अरसे तक जिंदा रहते हैं। दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। दुरानिया, जिंदा रहने का दुरानिया इनका बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 120 डेज तक ये जिंदा रहते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह हमने कहा है कि सेल मोनोन्यूक्लिएट होते हैं, बाइन्यूक्लिएट होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं और एन्यूक्लिएटेड होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसकी कंपोजिशन के बारे में। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस जो सा है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है, उसके अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अंदर दो बेसिक पार्ट्स में नजर आते हैं। फर्स्ट वन इज द क्रोमेटिन एंड सेकेंड वन इज द न्यूक्लियोप्लास्ट। जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है सेंटर में, और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं? क्रोमेटिन है और न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्रोमेटिन क्या है? ये थिन होते हैं, थ्रेड लाइक मटेरियल होते हैं, धागे की तरह के, ये इस तरह बने होते हैं, ये सारे के सारे इसमें फैले होते हैं, थ्रेड लाइक मटेरियल, जो हमें आम नज़र नहीं आता, ठीक है। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है देन ये जो धागे एक दूसरे के साथ मिलते जाते हैं और ये थिक सी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग फिर क्रोमोसोम का नाम देते हैं। ये क्रोमेटिन कब विजिबल होता है, कब दिखाई देता है? जब सेल डिवाइड कर रहा है। दिस इज अ सेल डिवीजन। सेल डिवाइड कर रहा है, ये जो धागे होते हैं ये मिलते जाते हैं और इसकी वजह से ये हमें स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, हमारे पास बनती हैं, जिसको हम लोग फर्दर नाम देते हैं क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम बेसिकली किससे मिलके बने हैं? क्रोमेटिन से। क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटेरियल एक ही है लेकिन की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। क्रोमेटिन जो से है वो थिन होते हैं, पतले से धागे की तरह के होते हैं, जबकि क्रोमोसोम जो से होते हैं वो थिक होते हैं, जो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस करेंगे,
तो अभी हम पोजीशन की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। क्रोमेटिन बात की है, थ्रेड की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि इसके अंदर पाई जाती हैं। अब व्हाट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म? न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? प्लाज्म वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, जिसका मतलब होता है फ्लूइड, और न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के अंदर ये जो सारा फ्लूइड होगा उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। उस फ्लूइड के अंदर क्या मौजूद होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, उसके अलावा एंजाइम्स होते हैं, क्रोमेटिन भी उसी के अंदर आ रहे हैं, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें किसमें होती हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्रोमेटिन क्या है? थ्रेड लाइक मटेरियल जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर पाया जाता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड होता है। स्टूडेंट क्लियर हो गया? जैसे हमने साइटोप्लाज्म बात की थी, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। कहा इसके अंदर डीएनए भी होता है और आरएनए वगैरह, राइबोसोम होता है, एंजाइम वगैरह होते हैं। मतलब इसके अंदर हमारा हेरिडिटी मटेरियल, क्रोमोसोम वगैरह जो से वो पाए जाते हैं। इसके अंदर हेरिडिटरी मटेरियल हमारा होता है। नेक्स्ट हम लोग इसकी बात करते हैं न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस हमें कब दिखाई देता है। न्यूक्लियस की बात कर लें। When it is visible, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे, जब सेल डिवाइड नहीं करता उस टाइम हमें न्यूक्लियस विजिबल होता है। और इनविजिबल कब होता है? जब कब नहीं दिखाई देता? जब सेल डिवाइडिंग स्टेजेस पे होता है। जब सेल डिवाइड कर रहा होता उस टाइम हमें ये नहीं दिखता, लेकिन जब सेल नॉर्मल स्टेज पे होता है, डिवाइड नहीं कर रहा तो उस टाइम ये हमें दिखता है। अब जब सेल डिवाइड कर रहा हो तो उस टाइम ये हमें क्यों नहीं दिखता? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है। जब सेल ने 1 से 2 सेल बनाने हैं उस टाइम क्या होता है? ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो सी है ख़त्म होना शुरू हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये टूट जाएगी तो इसका सारा मटेरियल डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, तो हमें ये प्रॉपर फॉर्म में नज़र नहीं आता। तो हम लोग कहते हैं इट इज़ इनविजिबल ड्यूरिंग डिवाइडिंग स्टेजेस एंड इट इज़ विजिबल ओनली एट द स्टेज ऑफ नॉन डिवाइडिंग। ठीक है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, रेस्ट पोजीशन पे होता, तब ये हमें नजर आता न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट जो है न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हमने देखा तो इसके बेसिक 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, second one is the nucleolus and third one is the chromosomes। ये बेसिक इसके 3 पार्ट्स थे। न्यूक्लियस के अंदर देखा तो उसके अंदर हमें उसके 3 पार्ट मेजर नजर आए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। इसको भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? अगर हम लोग न्यूक्लियस को यहाँ पे ड्रा करें, ये है न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों? क्या? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस का मटेरियल इनक्लोज है, इसके अंदर सारा का सारा बंद है यहाँ पे न्यूक्लियस का मटेरियल, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाई जा रही हैं, सो डैट दे आर कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनको हम लोग न्यूक्लियर इनवेल्प भी कहते हैं। तो न्यूक्लियस जो है इट इज अ डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली। डबल मेम्ब्रेनियस मतलब इसकी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। अब कहते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, इसके कहीं कहीं पॉइंट्स पे इस तरह कहीं कहीं
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है इसके साथ अटैच, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले टॉपिक में कि वो कहाँ से स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अटैच होता है, उसकी पूरी साइड्स पे नहीं है, कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं। अब जो इनर मेम्ब्रेन है इनकी, न्यूक्लियस की जो इनर मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे देखें, इसने क्या किया हुआ है, न्यूक्लियस के जितना भी मटेरियल है उसको एक जगह पे कन्फाइन किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है, इनक्लोज द न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल कौन कौन सा है, ये क्रोमेटिन और न्यूक्लियोप्लाज्म जो सा है वो किसकी वजह से यहाँ पे इनक्लोज है, इस मेम्ब्रेन्स की वजह से। अब कहते हैं ये जो मेम्ब्रेन है ये किसी किसी पॉइंट पे जाके एक दूसरे के साथ जाके अटैच हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए कैसे अटैच है, देखा कि ये जो मेम्ब्रेन्स हैं किसी किसी पॉइंट पे जाके एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रही हैं, मिल रही हैं, कंटिन्यू हैं, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन्स जो सी हैं कुछ पॉइंट्स पे जाके एक दूसरे के साथ कंटिन्यू हो रही हैं, ठीक है। और उनकी वजह से देखें यहाँ पे पोर्स बन रहे हैं, दे आर द पोर्स, सुराख बन रहे हैं, दैट आर कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस के ये पोर्स, सुराख होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स पाए जाते हैं। वो पोर्स किसकी वजह से बने हैं, उन मेम्ब्रेन्स का, आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स का कंटिन्यू होने की वजह से ये पोर्स बन रहे हैं। अब इन पोर्स का काम क्या है, मटीरियल जो सा होता है तो वो इन मेम्ब्रेन्स के जरिए मूव नहीं कर सकता, तो न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं, मटीरियल को मूव करवाते हैं, एक्सचेंज मटीरियल, मटीरियल को एक्सचेंज करते हैं, कहाँ पे, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म और फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ या न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह बनती हैं उसको साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करवाने के लिए ये न्यूक्लियर पोर यूज़ किए जाते हैं। तो न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं, कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ द सब्सटेंसेस, जो मटेरियल है उसकी ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं कि सारा का सारा मटेरियल बाहर मूव कर जाता है, ये भी सिलेक्टिव थोड़े से होते हैं, सिलेक्टिव मटेरियल को मूव करने की मदद देते हैं। अब कहते हैं न्यूक्लियर पोर जो से होते हैं इनका नंबर देखें, क्या हर सेल के अंदर ये सेम नंबर के होते हैं, जितने एक सेल के अंदर उतने दूसरे सेल में होंगे, तो ऐसा नहीं होता, इनका नंबर भी वेरी करता है, डिफरेंट होता है डिफरेंट सेल में। जैसे हम लोग अनडिफरेंशिएटेड सेल की बात करें, डिफरेंशिएटेड सेल, उनमें इसका नंबर ज़्यादा होता है। अनडिफरेंशिएटेड सेल कौन से होते हैं, ऐसे सेल जिनको अभी उनका फंक्शन नहीं बताया गया होता कि उन्होंने आगे जाके क्या काम करना है, ठीक है, उनको फंक्शन असाइन नहीं किए गए होते, उनको हम लोग अनडिफरेंशिएटेड सेल का नाम देते हैं। जैसे एग है, उसकी फर्टिलाइजेशन हुई है कि नहीं हुई, उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तो उसके अंदर फर्दर सेल न्यू बनते हैं, कौन से सेल ने क्या काम करना है अभी उनको नहीं पता। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल कौन से होते हैं, जिनको कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं दिया गया होता, उन सेल्स को हम लोग अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का नाम देते हैं। जैसे एग हो गया, एग सेल, उनके अंदर हर एग के एक न्यूक्लियस के अंदर 30,000 न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग डिफरेंशिएटेड सेल की बात करें, ये थे अनडिफरेंशिएटेड सेल जिनको स्पेसिफिक फंक्शन नहीं दिए गए होते। इसकी ऑपोजिट टर्म है, अनडिफरेंशिएटेड के ऑपोजिट टर्म कौन सी है, डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड सेल्स, ऐसे सेल्स जिनको स्पेसिफिक फंक्शंस असाइन कर दिए जाते हैं कि ये सेल ने ये काम करना है। जैसे हम लोग बात करते हैं रेड ब्लड सेल की, रेड ब्लड सेल जो हमारे हैं
उन्होंने क्या करना होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना होता है, ठीक है, ऑक्सीजन को आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद देते हैं। तो इनके अंदर 3 to 4 पर न्यूक्लियस, हर न्यूक्लियस के अंदर 3 to 4 न्यूक्लियर पोर इसके अंदर, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल के अंदर 3 to 4 पोर्स होते हैं हर एक न्यूक्लियस के अंदर। तो कहा जाता है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स के अंदर इनका जो नंबर है न्यूक्लियर पोर्स का वो ज़्यादा होता है, जबकि डिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं उनके अंदर इसका नंबर जो है कम होता है। तो ये था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसका डिस्कस करेंगे, डैट इज़ द न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।